हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर डीपी सिंह, जनरल फिजिशियन। आज हम लोग एंजियोस्पर्मिया के बारे में बात करेंगे। दूसरा कि एंजियोस्पर्मिया के क्या कारण हैं। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि एंजियोस्पर्मिया को पता करने के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फाइनली इसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि एंजियोस्पर्मिया क्या है। व्हाट इज एंजियोस्पर्मिया? एंजियोस्पर्मिया इज अ मेडिकल कंडीशन ऑफ मैन इन विच सीमेन कंटेन नो स्पर्म्स। ये पुरुषों का एक कंडीशंस है जिसमें कि उसके सीमेन में कोई भी स्पर्म मौजूद नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में हम एंजियोस्पर्मिया कहते हैं। अब ये सवाल उठता है कि एंजियोस्पर्मिया क्यों होता है। तो इसके टाइप हैं, ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहला कहता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया वो कंडीशंस हैं जिसमें टेस्टिस से स्पर्म निकलता है और बीच के रास्ते में यूरेथ्रा तक पहुंचने में अगर किसी जगह पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव कहलाता है। इसलिए कि अगर रास्ते में कोई रुकावट हो तो ये जो स्पर्म है उसको पहुंचने नहीं देगा, सीमेन में जो फ्लूइड्स है उसमें मिलने नहीं देगा। सीमेन के बारे में बात करें तो आपको ये जान लेना चाहिए कि सीमेन को एक जगह से निकलने वाले फ्लूइड्स नहीं है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है बहुत सारी चीजों से मिल के बना है और ये फ्लूइड्स अलग अलग जगहों से निकलता है। यहाँ पर सीमेन फ्लूइड की अगर बात करें तो कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारे टेस्टिस का ओनली 5% है। जितने सीमेन के वॉल्यूम्स हैं उसमें सिर्फ 5% ही टेस्टिस से स्पर्मेटोजोआ निकलता है। अगर हम लोग 100 ml की बात करें कि अगर कोई 100% है तो उसमें 5% ही इसकी सहभागिता है। दूसरा जो टाइप है वो है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया, जिसमें कहा कि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन कहा कि स्पर्म के बनने में प्रॉब्लम्स हैं। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से स्पर्म बन नहीं रहा है। तो हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकते हैं, जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। अब बात करते हैं कि अगर आप बेहतर तरीके से इसको जानना चाहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको मेल जेनाइटल ऑर्गन को समझना होगा। जब आप मेल जेनाइटल ऑर्गन को समझ लेंगे तो आप खुद इस पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव किस जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन की संभावनाएं हैं और जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है किन किन कारणों की वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग मेल जेनाइटल ऑर्गन को देखेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं मेल जेनाइटल ऑर्गन को। मेल जेनाइटल ऑर्गन्स के सभी चीज़ों को आप देख रहे हैं। ये रहा हमारा टेस्टिस, आप देख सकते हैं यहाँ टेस्टिस लिखा हुआ है। दूसरा ये है कि इसके ऊपर जो लगा रहता है कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, ये एपिडाइडमिस है और ये वास डिफरेंशिया है जो कनेक्टेड होता है, एपिडाइडमिस से कनेक्टेड वास डिफरेंशिया। यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड्स मौजूद हैं। तो ये वास डिफरेंशिया क्या होता है, घूम करके पेल्विस रीजन से ये मिल जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड पर और यहाँ पर एक ग्लैंड्स होता है जिसको कहते हैं सेमिनल वेजाइकल्स और ये उसके ऊपर ब्लैडर मौजूद होता है। और यहाँ पर जब ये प्रोस्टेट में आता है तो सीमेन सबसे पहला कहा कि अलग अलग जगहों से निकल कर के सीमेन फ्लूइड्स बनता है, जिसमें कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, सेमिनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स ये सभी का सिक्रीशंस है ये। और इसमें मात्र जो कहा कि स्पर्मेटोजोआ 5% ये टेस्टिस निकालता है और सभी फ्लूइड्स मिल करके एक सीमेन का रूप बनता है और जो हमारे पेनिस के थ्रू जो यूरेथ्रा है के माध्यम से बाहर आता है। अब यहाँ पर बात हम कर रहे थे कि ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव की बात कर रहे थे कि क्या है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव कहा कि आपके वास डिफरेंशिया में हो सकता है, यहाँ पर इस रीजन में हो सकता है, या फिर जहाँ पर हम लोग सेमिनल वेजाइकल्स का हिस्सा है वहाँ पर हो सकता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर के जो वे है वो बैक फ्लोर ब्लैडर की तरफ होने लगता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है एंजियोस्पर्मिया का कि वो ब्लैडर में चला जा रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन कहीं ना कहीं इसी रास्ते में हुआ है।
तो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण कहा कि कौन कौन से कारण है ऑब्स्ट्रक्शन का। तो सबसे पहला हम लोग अगर कारण की बात करते हैं तो इन्फ्लेमेशंस है, कहीं ना कहीं सूजन हुआ है जिसके कारण ये ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। दूसरा कारण हो सकता है इन्फेक्शन के कारण, अगर इन्फेक्शन हुआ है तो जिसके कारण भी कहा कि इन्फ्लेमेशन होता है। और तीसरा कारण हो सकता है ट्रॉमा, चोट लगने के कारण अगर सूजन हुआ है, वहां पर गांठ बन गया है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट जो कारण है वो हो सकता है सिस्ट का डेवलपमेंट, कभी कभी इन सभी हिस्सों पर सिस्ट बन जाता है। और एक और कंडीशन है जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस बनता है कि सिक्रीशन इतना थिक हो जाता है कि ये रास्ता बंद हो जाता है। और जो इसके अलावा जो कारण है, जो सर्जिकल प्रोसेस है, सर्जिकल प्रोसीड्योर है, अगर किसी कारणवश पहले अगर सर्जरी हुआ हो और ये रास्ता कहीं पर कंप्रेस हुआ हो, दबाव पड़ गया हो, तो भी ये हो सकता है। तो प्रीवियस हिस्ट्री और पेल्विक एरिया अगर मिलता है तो भी हम समझते हैं कि होने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट जो देखते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव की बात करते हैं, जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है फिर भी क्यों हो रहा है एंजियोस्पर्मिया। तो उसके लिए अलग अलग कंडीशंस है, जिसमें एक जेनेटिक कंडीशन है कि जेनेटिकली डिफेक्ट है वो, जिसमें क्रोमोसोम डिफेक्टिव होते हैं। जो मैन के लिए एक्स बाई क्रोमोसोम है, वहां पर डबल एक्स और बाई क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, जिसके कारण ये कहा कि दिक्कत करा सकता है। कुछ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस भी है। अगर हार्मोन का बैलेंस नहीं है तो कहा कि ये हाइपोगोनेडिज्म की तरफ जाएगा, यहाँ पर काम नहीं करेगा, यहाँ स्पर्म नहीं बनेगा। तो हाइपोगोनेडिज्म भी एक कारण है। कुछ हार्मोन्स है प्रोलैक्टिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और किसी कारण बस पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर्स हो जाए तो अगर वो बना रहा है, अधिक प्रोलैक्टिन निकाल रहा है, तो भी ऐसा हो सकता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म, तो ये सभी कारण है हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए। हाइपोगोनेडिज्म कहा कि अगर वो मेल हार्मोन्स नहीं होंगे तो हाइपोगोनेडिज्म की तरफ ले जाएगा। नेक्स्ट जो कारण है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के वो है टेस्टिकुलर प्रॉब्लम। टेस्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकता है ये कुछ कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम होता है कि टेस्टिस इसके अंदर बना ही नहीं। तो अगर टेस्टिस बना ही नहीं तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा कैसे? तो ये कहलाता है एब्सेंस ऑफ टेस्टिस या एनॉर्किया के नाम से जानते हैं इसको। दूसरा कारण हो सकता है क्रिप्टोकाइडिज्म। क्रिप्टोकाइडिज्म एक कंडीशन, ये भी कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी है। ये स्क्रॉटम में आता ही नहीं है, ये हमारे इंग्वाइनल रीजन्स में कहीं पर फंस के पड़ा रहता है, जिसके कारण कहा कि ये खराब हो सकता है या समय से पहले इसको अगर फिर से अपने रिपोजिशन किया जाए तब ठीक हो सकता है। तो क्रिप्टोकाइडिज्म एक प्रॉब्लम है जिसमें कि टेस्टिकल्स जो है नॉट ड्रॉपेड इनटू द स्क्रॉटम, और स्क्रॉटम में आ नहीं पाता है, जो स्क्रोटम के अंदर मौजूद होना चाहिए वो ऊपर ही रह गया ड्यू टू डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी के कारण। दूसरे कारण है टेस्टिकल फेल टू प्रोड्यूस लिविंग स्पर्म्स। कहा कि कुछ कारण है कि टेस्टिकल्स बनाता ही नहीं है स्पर्म को। कुछ कारण हो सकते हैं मम्स और काइटिस। अगर कहा कि ये इसके अंदर सूजन हो जाए, कभी कभी आप लोग जानते होंगे कि बच्चे लोगों में जो पैरोटिड केसोलिन होता है, जिसको मम्स के नाम से जानते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स छोटे बच्चे लोगों में होता है, उसके कारण भी इसमें स्वेलिंग होता है और ये करा सकता है आपको एंजियोस्पर्मिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर इसके अंदर कोई ट्यूमर बन जाए। तो ये इतने कारण हैं जिसके वजह से एंजियोस्पर्मिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ कारण है जिसको वेरिकोसिल्स कहते हैं। वेरिकोसिल्स मतलब कि यहाँ पर वेनस सप्लाई होता है बहुत सारे, तो वेनस सप्लाई क्या किया, इसके ऊपर कंप्रेशन डाला, जिसके कारण भी आपका ये एंजियोस्पर्मिया का प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस हैं, मेडिकेशन के साइड इफेक्ट हैं, जिसके कारण कि आपके स्पर्म के फॉर्मेशन को दिक्कत कर सकता है, उसके प्रोडक्शन को रोक सकता है। तो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग पता करते हैं कि एंजियोस्पर्मिया किन किन कारणों की वजह से। तो ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, अगर मोटे तौर पर आप देखें तो दो वैरायटी है, ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, जिसके कारण कहा कि ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर अलग अलग कारण हम लोगों ने देखा और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव की तरफ अलग अलग कारणों को देखा। एंजियोस्पर्मिया के लोगों में यूजुअली बहुत सारे सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, किन्हीं लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं होता, लेकिन
ये सिम्टम डिपेंड करता है कि अगर कोई हार्मोनल एबनॉर्मलिटी हो या फिर कोई कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो तो बहुत सारे सिम्टम मिल सकते हैं। जैसे कि बात अगर करें तो लो सेक्स ड्राइव हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है और स्वेलिंग और लंप अराउंड द टेस्टिकुलर रीजन हो सकता है कहीं पर कोई ट्यूमर होने के कारण, या फिर अगर हार्मोनल प्रॉब्लम के साथ है तो लॉस ऑफ द हेयर ऑन द फेस पर आपके हेयर लॉस हो सकते हैं, मुस्टैच और ब्रीड की बात कर रहे हैं तो ये सब चीजें दिखाई दे सकता है। लेकिन यूजुअली सिंपल अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव नेचर के हैं तो ऐसे कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या कराना चाहिए। तो अगर कभी भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स होने के बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहला तो है कि उसको पता करना चाहिए कि हमारे सीमेन की क्वालिटी क्या है। तो पहला सीमेन एनालिसिस से ये पता चल जाता है कि हमारे सीमेन के अंदर स्पर्म की क्वांटिटी मौजूद है कि नहीं, और अगर है तो किस क्वालिटी का है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। इसके बहुत तरह की वैरायटी होती है। अगर हो सकता है कि किन्हीं लोगों में स्पर्म है लेकिन सभी डेड स्पर्म है जिसको कहते हैं नेक्रोजूस्पर्मिया। बहुत सारे लोगों के स्पर्म की क्वांटिटी बहुत ही कम होता है जिसको कहते हैं ओलिगोजूस्पर्मिया, और जिन लोगों में स्पर्म एकदम नील है, कोई क्वांटिटी नहीं है, तब उसको कहते हैं एजुस्पर्मिया। तो ये पहला सीमेन एनालिसिस कराते हैं। दूसरा ये देखते हैं कि एजुस्पर्मिया क्यों हुआ है। उसके लिए हम लोग USG कराते हैं ऑफ स्क्रॉटम, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ स्क्रॉटम। इससे ये पता करते हैं कि क्या कोई ऑब्स्ट्रक्टिव नेचर की चीजें हैं क्या जो ब्लॉक कर रहा है। ये पहला, इससे ये पता चलेगा कोई ट्यूमर है, कहीं पर गांठ बना हुआ है तो, या फिर वेरिकोसिल्स है तो ये अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा, या टेस्टिस उसके अंदर मौजूद है कि नहीं, या टेस्टिस की खराब हो चुका है किसी ट्यूमर के कारण। तो ये सभी चीजों का इंफॉर्मेशन हम अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ स्क्रोटम के जरिए ले सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हार्मोनल चीजें हैं, हार्मोन का टेस्ट होना चाहिए जिसमें टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए, FSH होना चाहिए, प्रोलैक्टिन होना चाहिए, थायराइड होना चाहिए। ये सभी हार्मोन से ये पता चलता है कि सभी नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, क्या कोई ऐसा हार्मोन जो बहुत अधिक हो गया जिसके कारण तो ये प्रभावित नहीं हुआ हो। और नेक्स्ट है कि अगर सब कुछ लगता है नॉर्मल है, आपके अल्ट्रासोनोग्राफी नॉर्मल्स हैं, हार्मोन के लेवल नॉर्मल हैं, तब हम लोग एडवाइस करते हैं FNAC ऑफ द टेस्टिस, क्या टेस्टिस में स्पर्म बन रहा है कि नहीं। अगर टेस्टिस में बन रहा होगा तो इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं जिसके जरिए कि ये फर्टिलाइजेशन के आगे के प्रोसेस को किया जा सकता है। और अगर टेस्टिकल्स जो है वो स्पर्म नहीं बना रहा है तब फिर दूसरा उपाय हम लोग सोचते हैं कि फर्टिलाइजेशन का कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किन्हीं को एजुस्पर्मिया है और इन्वेस्टिगेशन भी हो चुका है तो क्या ट्रीटमेंट दे। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला हमने कहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं या वेरिकोसिल होने की बात करते हैं, ट्यूमर बनने की बात करते हैं, तो ये सभी चीजों का ऑपरेशन इलाज है, सर्जिकल ऑपरेशन के जरिए ही ठीक होता है। ये ट्यूब को अगर ब्लॉकेज है तो उसका अनब्लॉक करके उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। वेरिकोसिल है तो वहां पर ये चीजों को प्रिजर्व करके जो उसके वेसल्स हैं उसको आसपास में टाई अप कर दिया जाता है। तो ये एक टेक्निक है। दूसरा है कि अगर मेडिकेशन से करना है, कोई हार्मोनल, मान लीजिए कि टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो हम लोग बाहर से जो सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन है उसका सप्लाई करते हैं। और कभी कभी जो स्पर्म काउंट को बढ़ा सके उसके लिए फिर हम लोग अलग से मेडिसिन देते हैं। तो ओवरऑल ये सभी ट्रीटमेंट्स हैं जिसके जरिए एजुस्पर्मिया का करेक्शन किया जाता है। और साथ साथ में कुछ आपको खुद करना है जिसमें हेल्दी डाइट लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। माइल्ड एक्सरसाइज करने से और हेल्दी डाइट लेने से अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए। ये सभी जो प्रक्रिया है जिससे आप बेहतर अपने को कर सकते हैं और आपकी सीमेन की क्वालिटी ठीक हो सकता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को जो जानकारी दी गई है एजुस्पर्मिया के बारे में ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।